Good afternoon to all teachers. I'm Shromana Mallik from St. Paul Senior Secondary School. Today we again get an opportunity for in-house training program. So thanks to our respected principal sir, Raghavendra sir and Ajit sir. Today our topic is Hindi Bhasha mein Lekhan Tatha Sahitya Srijan, and our resource person is Anupam Kumari ma'am. So I'm handovering all these things to her. Please ma'am. And due to some technical issues and network issues, we are late for here. So I'm extremely sorry. Ma'am, please take it. Thank you, Sarona ma'am. Good evening, respected principal sir. Good evening, everyone. मैं अनुपम कुमारी संत पॉल सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मुझे प्रिंसिपल सर तथा स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा इन हाउस ट्रेनिंग करने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर तथा स्कूल मैनेजमेंट की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो आइए इस शुभकामना के साथ इस प्रशिक्षण सत्र का हम शुभारंभ करें। नए साल का सूरज लाए खुशियों का पैगाम, जान लेवा इस महामारी पर जल्दी लगे लगाम। आज के ट्रेनिंग का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची समावाहक एक परिचायक भी है। बहुत सुगम एवं सहज भाषा होने के साथ साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच में एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा भी है। यह भारत के 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राजभाषा हिंदी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो हिंदी भाषा में लेखन क्या है? हिंदी भाषा में लिखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेखन की कौन-कौन सी विधि है? किन-किन विधियों पर हम सभी शिक्षकों को, बच्चों को बताना चाहिए? इस सभी बिंदुओं पर हम एक-एक करके आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य से है हिंदी की विकास क्रम। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मीटिंग कट जाए तो आप लोग उसी लिंक पे पुनः ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ी सी हम हिंदी की विकास क्रम पे बात करें तो हिंदी की विकास संस्कृत भाषा से हुई है, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी का
विकास हुआ है। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में, पुराने समय में संस्कृत देव भाषा हुआ करती थी और संस्कृत से धीरे धीरे विकास क्रम बढ़े। संस्कृत के बाद वहां पर भी संस्कृत के दो भेद हुए। प्रथम वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत, और उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ, या यूं कहे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद हिंदी भाषा आगे की ओर बढ़ता गया। उसके बाद हिंदी भाषा आगे की ओर बढ़ता गया। उसके बाद हिंदी भाषा आगे की ओर बढ़ता गया। आज हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। ये भारत की राज्य भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हमारे मन में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं। नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। क्या है? देश में के अधिकांश सरकारी कार्यालय में कामकाज की भाषा ही राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 7वीं एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। उसके बाद हिंदी भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का क्या महत्व है। हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन इस भाषा का क्या महत्व हुआ? विचार विनिमय का सरलतम माध्यम। हम अपने विचार को, अपने भाव को सरल रूप से, साधारण रूप से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इस संप्रेषण का माध्यम है भाषा। हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष जो सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, वह भाषा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भाषा क्या है? तो भाषा के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भाषा क्या है? भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय एकता का आधार। भाषा के द्वारा ही हम राष्ट्र में एकता बनाए रखते हैं और यही राष्ट्र की एकता का आधार है। सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह कर के उसके जीवन में प्रगति का माध्यम करता है। व्यक्ति निर्माण में सहायक होता है भाषा। व्यक्ति के निर्माण में जिस भी व्यक्ति की भाषा में पकड़ हो जाती है, भाषा वह अच्छे से सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बोल सकते हैं। उनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चिंतन एवं मनन का स्रोत या माध्यम। भाषा के द्वारा हमें चिंतन एवं मनन करते हैं, कुछ सोचते हैं। साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। साहित्य और कला के माध्यम से हम संस्कृति का विकास करते हैं,
सभ्यता का विकास करते हैं और संस्कृति के विकास भी करते हैं। शिक्षा भाषा की ही प्रगति का आधारशिला है। किसी भी चीज की प्रगति की बात करें तो प्रगति का आधारशिला जो होता है वह भाषा ही होता है। तो भाषा के द्वारा ही हम अपनी प्रगति का आधारशिला रखते हैं। उसके बाद हम लोग का भाषा हिंदी भाषा है। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। बोलना अथवा अभिव्यक्त करना, इस भाषा के द्वारा ही अपने विचार को एक दूसरे साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की परिभाषा, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचार का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कैसे करते हैं? आप में से कोई बताएंगे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे कैसे करते हैं? तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप के अतिरिक्त मौखिक भाषा प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा क्या है? प्राचीनतम, जो पहले के समय में जब हम लोग के पास लिखने का कुछ नहीं होता था तो हम कोई भी चीज को बोलकर ही बताते थे, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा और बाद में लिखना। इसीलिए हिंदी की मौखिक रूप को हम भाषा का प्राचीनतम रूप कहते हैं। तो मौखिक रूप क्या है? मौखिक रूप में हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मोबाइल पर बातचीत करना, हम मोबाइल पर बातचीत करते हैं तो टेक्निकल इशू के कारण हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो सुनकर समझते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप। लिखित रूप अर्थात अपनी विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना, अपनी विचारों को दूसरे के समक्ष अपनी विचारों को दूसरे के समक्ष लिखकर प्रस्तुत करना और वे उसे पढ़कर समझते हैं, वे भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। भाषा के कौशल, तो भाषा, किसी भाषा को, चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत की भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी की भाषा हो, सभी भाषा के कौशल होते हैं। हिंदी भाषा के भी 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पाठन, लेखन। हिंदी भाषा की पहली कौशल का नाम श्रवण अर्थात सुनना। वाचन, हिंदी भाषा की दूसरी कौशल का नाम वाचन अर्थात बोलना।
पाठन, हिंदी भाषा की तीसरी कौशल का नाम पाठन, पाठन अर्थात पढ़ना। लेखन, हिंदी भाषा की चौथी कौशल का नाम लेखन, लेखन अर्थात लिखना। तो सबसे पहले हम भाषा सीखने में हम सबसे पहले श्रवण करते हैं। जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ दिनों के बाद उसकी माँ उस बच्चा को कुछ सुनाती है, तो सुनते सुनते बच्चा वह धीरे धीरे समझने लगता है। उसके बाद वह समझने के बाद धीरे धीरे उसको बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद वह बोलना सीखता है और जब वह अच्छे से बोल लेता है तब उसे पढ़ना सिखाया जाता है और पढ़ने के बाद फिर लिखना सिखाया जाता है। तो आज का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो हिंदी भाषा में लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। जब हम हिंदी लिखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। हिंदी भाषा में जब हम बच्चों को लिखाते हैं तो हमें एक शिक्षक के रूप में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चा को बैठने का ढंग सिखाना चाहिए। देखते हैं कि बच्चे कक्षा में वर्ग में विभिन्न प्रकार से बैठे रहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को लेखन करते समय बैठने का ढंग सिखाना। उसके बाद आंखों से कागज की दूरी। जब वह कॉपी में लेखन कार्य करते हैं, लिखते हैं, तो उनकी आंख से कॉपी की दूरी, कागज की दूरी से कितनी होनी चाहिए, उस बातों को सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में बच्चे को बताना चाहिए। कलम पकड़ने की विधि। हम बच्चे को कलम पकड़ने की विधि सिखाएं। पहले कुछ बच्चे कलम को नीचे पकड़ते हैं, तो कुछ बीच में पकड़ते हैं, कोई बहुत ऊपर पकड़ते हैं। तो कलम पकड़ने की विधि भी उन लोगों को सिखाना चाहिए। और कुछ बच्चे लिखते हैं तो लेखन के साथ साथ बस वे केवल शब्द को लिखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो शिरोरेखा हमें सिखानी चाहिए। किसी भी शब्द के ऊपर हम लोग को शिरोरेखा लगाते हैं। किसी भी शब्द को लिखने पे ऊपर जो लाइन देते हैं, शब्द को लिखकर एक दूसरे से जो जोड़ते हैं वर्ण को लिखकर, उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। अक्षर की सुडौलता। अक्षर अच्छी होनी चाहिए, अक्षर अच्छी बननी चाहिए। ये बच्चे को, जो बच्चे बाल्यावस्था में हैं, हम बाल्यावस्था से ही उन बच्चे पर लेखन सिखाने में इन सभी बातों को ध्यान देंगे, तो वो बच्चे ही लिखावट किशोरावस्था में आते आते तक बहुत सुंदर हो जाएगी। एक शिक्षक के रूप में हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा सही से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, वो उस पे शिरोलेखा दे रहा है ये या नहीं दे रहा है। हम लोग में से अगर जो ध्यान देते होंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं देते होंगे वो भी देने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। लिखने के लिए कुछ अभ्यास करानी चाहिए। सुलेख लिखवानी चाहिए, सुलेख के बाद अनुलेख और उसके बाद श्रुत लेख लिखवानी चाहिए। ये क्रम है, लेखन सिखाने में ये क्रम है। इसी क्रम के अनुसार हम लोग को बच्चों को लिखने की विधि को बतानी चाहिए। जब हम बच्चे को लिखवाते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको पहले सीधे लिखने का शुरू नहीं कर, उसको बिंदु दे दे के उस पे चलवाते हैं,
उसके बाद उसको देख के लिखने के लिए देते हैं। उसके बाद उसको श्रुत लेख जो सुन के हम लोग बोलते हैं और बच्चे को बोलते हैं लिखने के लिए। तो हम लोग क्या क्या ध्यान देंगे लेखन सिखाने में, ध्यान क्या क्या देंगे? बैठने के ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने। अभ्यास सुलेख, अनुलेख और श्रुति लेख, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। बैठने का ढंग, बच्चे की कक्षा में बैठने का क्या ढंग होना चाहिए? लिखते समय बालकों को बैठने का उचित ढंग एक शिक्षिका के रूप में मैं देखती हूँ कि बच्चे लिखते समय बिल्कुल झुक कर लिखते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाती है। शिक्षक लिखते समय बच्चों को बच्चे को बताना चाहिए कि हमेशा बैठने के ढंग जो होने चाहिए उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत न डाली जाए और कुर्सी पर बैठते समय पैर सीधी जमीन पर रहने चाहिए। जब बच्चे को बताना चाहिए कि अगर आप लोग का कट जाता है कोई टेक्निकल इशू के कारण तो फिर से उसी लिंक पे रिज्वाइन कर लेंगे, जो बाद में लिंक गया है उस पे ज्वाइन करेंगे। सीधा रहे, झुककर लिखने की आदत नहीं डाली जाए और कुर्सी पर बैठते समय पैर सीधे जमीन पर रहने चाहिए। जब वे बच्चे कुर्सी पर बैठते हैं तब वे अपने पैर को एक दूसरे पैर के ऊपर न रख लें। उनका पैर लिखते समय सीधे जमीन से सटा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में भी जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं और पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे पैर मोड़ के बैठे हुए हैं। तो इस तरह का हम लोग को क्लास में जाके ध्यान देना चाहिए। आंखों से कागज की दूरी, लेखन की कॉपी, जिस कॉपी में लिखते हैं उस कॉपी से आंखों के बीच दूरी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिस कॉपी पर हम लोग लिखते हैं, जिससे बच्चे की आंख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बच्चे लेखन की कॉपी से 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रख करके लिखने की आदत डाले तो उनके आंख पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग कलम पकड़ने की विधि, जो बच्चे को कलम पकड़ना कैसे बताएंगे। कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए, अतः कलम को अंगूठे व मध्य अंगुली के बीच रखकर तर्जनी से पकड़ना चाहिए और कलम को पॉइंट से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। इसके साथ ही कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों के वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया जा सके, फिराया जा सके। ऐसा नहीं कि पिन ऐसी पकड़ लिए कि उसको अगर कोई वर्ण हमको लिखना है तो हम लोग उसको घुमा नहीं सके। अब है शिरोरेखा, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है।
अगर हम कोई चीज हमारे शरीर में जैसे नाक है, मुंह है, कान है, उसमें से कोई एक नहीं रहे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसी तरह शिरोरेखा जो हम वर्ण लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, उसके ऊपर जो लाइन देते हैं वो नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शिरोरेखा लगाने के बाद ही वर्ण पर मात्रा लगानी चाहिए। जब हम शिरोरेखा लगाते हैं वो वर्ण को लिखने के बाद ही उस शिरोरेखा लगा के तब उस पे हम लोग जो अगर मीटिंग इंड हो जाए तो इसी लिंक पे, अभी जो लिंक गया है उस पे आप लोग रिज्वाइन कर लेंगे। तो शिरोरेखा लगाने के बाद ही वर्ण पे मात्रा लगानी चाहिए। हम जो ए की मात्रा, आई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा लगाते हैं वो शिरोरेखा लगाने के बाद लगाना चाहिए। लेखन कौशल की विधियां। लेखन कौशल की विधियां। लेखन के द्वारा ही बालक अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करता है। अतः भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। विद्वानों ने लेखन के निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से किसी भी विचार को सही ढंग से लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। खंडशः रेखा लेखन विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैट-कॉर्क विधि, पेस्टालॉजी विधि, अनुकरण विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। तो ये सब लिखने की विधि है। इसमें बच्चे को क्या सिखाना है? जैट-कॉर्क विधि। जैट-कॉर्क विधि में बालक खंडशः विधि, रेखा लेखन विधि, इस विधि में बालक को अक्षर ज्ञान के लिए वर्णों को तोड़ तोड़ कर लिखना सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे को लाइन को तोड़ तोड़ के लिखना सिखाया जाता है। अर्थात बालक को सबसे पहले वर्ण का आधा भाग फिर पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। इससे बालक आसानी से पूर्ण अक्षर लिखना सीख लेते हैं। आप लोग को ध्यान होगा, जब हम लोग भी लिखना शुरू किए थे तब पहले हम लोग को एक लाइन देना सिखाया गया था, उसके बाद उस पे जीरो लगाना सिखाया गया था, उसके बाद उसमें तो कहते थे कि इसमें पूछ लगा दो, तो ये क्या हो गया? क हो गया। तो इसी तरह हम लोग बच्चे को भी कुछ बोल बोल के कहानी के रूप में सिखाएंगे। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, इस विधि ने प्रेरणा है। इसके अनुसार बालक को लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस विधि में बालक को सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते से बने अक्षरों पर उसके अतिरिक्त के आकृति के अनुसार अंगुली घुमाने को कहा जाता है और बालक इसमें प्रवीण हो जाता है तो उन्हीं अक्षरों पर उससे रंगीन पेंसिल घुमाने को कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक को अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है। उसके बाद हम लोग जैट-कॉर्क विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है। तत्पश्चात उसी अक्षर को लिखने के लिए कहा जाता है और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है तो एक बार पुनः वही वाक्य स्मरण के आधार पर बालक को लिखने के लिए कहा जाता है।
अतः बालक अशुद्धि या का सुधार स्वयं करता है। ये विधि क्या है, इसमें बालक को कुछ भी पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग कोई कहानी पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चे को कहते हैं कि मैं तो पढ़ाती हूँ, अब इस कहानी को अपने मन से आप छोटा करके लिखो। तो ये क्या है, जॉर्ज